अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो है अपना क्लास 9 का मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर जो है कंसेप्ट का हम समझेंगे, है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें और बाकी रह गई हैं उसको भी समझेंगे, है ना। पहले लेक्चर में हमने समझा था कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, किस चीज़ को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, पूरा डिटेल में हमने समझा था। उसके बाद हमने समझा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये दो चीज़ें हमने समझी थी। फिर हमने समझा था कि अगर वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल का, अगर वो वेरिएबल टर्म अगर रूट में चला जाए या अपॉन में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, यानी उसका पावर जो है या तो फ्रैक्शन में आ जाए या तो नेगेटिव में आ जाए, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में भी हमने समझा था, राइट। तो अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, हालांकि इसका बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है ना। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने यही समझा था कि एक से ज़्यादा टर्म हो या मेनी टर्म, पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर मैंने लिखा, मैं स्टार्ट करता हूँ 0, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे ना, वेरी सिंपल। आपको एक बार फिर से इसको रिकैप करा देते हैं ना। ये डिग्री किसका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अगर मान लो यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री और सो ऑन 4 डिग्री, इस तरह से। अच्छा, अगर 0 ऑफ, ये मैं एक चार्ट बना देता हूँ इस तरह से, ताकि आपको बहुत आसानी से, और इसको आप उतार भी लेंगे ना, अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 डिग्री है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0 अगर डिग्री है तो हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद आया ना। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते चलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 खुद एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो पावर क्या है, पावर 0 है, ठीक है ना। तो पावर 0 का मतलब हमने डिस्कस किया था कि जो भी पावर होगा उसमें वन क्या करना है, ऐड करना है, तो जो आएगा उतना ही टर्म मिलेगा। तो देखो 0 मतलब एक टर्म तो आ रहा है ना बेटा। अच्छा, उसी तरह से अगला जो है मैं 5 भी लिख सकता हूँ। 0x को तो 0 को तो मैं असल पॉलिनोमियल का नाम दूंगा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका नाम 0 पॉलिनोमियल अलग से है ना। है तो कांस्टेंट ही, लेकिन 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन 5 जो है वो 0 पॉलिनोमियल नहीं है, वो क्या है, वो जो है कांस्टेंट है। कैसे, देखो 5 इंटू एक्स पे पावर 0, ये ऐसा आएगा ना। अच्छा, यहाँ x पे पावर 0 नहीं भी रखोगे, कुछ भी रख लो, x पे पावर मैं लिख देता हूँ एनी नंबर। तो इसमें और इसमें बस फर्क यही है ना, फर्क आप देख सकते हो कि 0 x पे पावर एनी नंबर, तो x पे पावर एनी नंबर कुछ भी नंबर आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ एनी नंबर 0 भी रख सकते हो, ठीक है ना बेटा। अच्छा, 5 इंटू एक्स पे पावर 0। अब यहाँ पे जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 पॉलिनोमियल भी होता है, लेकिन 0 पॉलिनोमियल ना हो, दूसरा हो कांस्टेंट में, तो x पे पावर क्या होगा, वेरिएबल पे पावर क्या होगा, 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 पावर है, तो 0 प्लस 1 करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो इसलिए देखो एक टर्म, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 भी है और 5 भी है, पाई भी है, ये सारे क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब एक अलग चीज है ना कि इनके टर्म के हिसाब से, अभी तो मैं किस हिसाब से बात कर रहे थे हम लोग, अभी जो हमने सीखा वो हमने सीखा डिग्री के हिसाब से, इसके पावर के हिसाब से हमने इसको नाम दिया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या फिर कांस्टेंट है 0 जो है वो 0 पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसके टर्म्स के हिसाब से नाम दूंगा, है ना,
नेम आफ्टर टर्म। ठीक है बेटा, तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन अच्छी तरह से समझ लो कि अब जो मैं नाम दूंगा वो किसको देख के नाम दूंगा, पावर देख के नहीं दूंगा नाम, मैं देख के नाम दूंगा कि कितने टर्म हैं। तो अब मेरे पास 0 आ गया, 5 आ गया, पाई आ गया, ये सब में कितने टर्म्स है बेटा, एक ही टर्म है ना, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, या फिर खुद x, यानी देखो 1x ऐसे भी आ सकता है ना, 1x या फिर 2x, ये तो ये सब क्या है, या फिर 2x स्क्वायर या फिर 3x पे पावर 4। सिर्फ टर्म देखना है, डिग्री बिल्कुल नहीं देखना है ना, ये डिग्री हमें नहीं देखना है। तो ये नेम आफ्टर टर्म्स, तो अब ये सारे एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म अगर होंगे तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल है ना, मोनोमियल। समझ में आ रहा है ये चीज, इसको आप इससे रिलेट मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक डिग्री होगा ना, देखो 0 पावर होगा तो टर्म कितने होंगे, एक ही होंगे। ठीक है ना, यहां तक तो बिल्कुल सही है, ये और ये हम चलो इसको और इसको बिल्कुल रिलेट करेंगे कि जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो असल में क्या होता है, मोनोमियल ही होता है। ठीक, क्योंकि देखिए एक ही टर्म है ना बेटा सब में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ओके, अब आते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल पे। ठीक है, हाँ 1 डिग्री पॉलिनोमियल पे, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल पे आएंगे तो अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लो, ये 2x पे पावर 0 नहीं है, 2x पे पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है 5x पे पावर 0 है, तो ये तो 5 आया ना, तो ये अगर मैं डिग्री के हिसाब से सोचूंगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। मैं टर्म्स, इसलिए मैंने बोला मैं टर्म्स के हिसाब से सोच रहा हूँ। यहाँ पे x पे पावर क्या है 4 है, यहाँ x पे पावर 1, x पे पावर 2, यहाँ x पे पावर क्या है 0 है, यहाँ x पे पावर 0 है, यहाँ भी x पे पावर 0 या एनीथिंग, यहाँ पे तो एनीथिंग हो सकता है, आंसर 0 ही आएगा। तो ये सब अलग अलग पावर होने के बावजूद भी क्या है, मोनोमियल से। ठीक है ना, क्यों, टर्म्स के हिसाब से हमने नाम, नेम आफ्टर टर्म। ठीक है ना, अच्छा अब मैं सच में 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 1 डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर कांस्टेंट नहीं, लीनियर है ना, क्योंकि ये क्या बनता है जब ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये क्या बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लाइन बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखो बहुत ही सिंपल है, 1 डिग्री है ना, फर्स्ट डिग्री। देखो ये बिल्कुल मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ, इस इस पूरे चार्ट से ना, इधर वाले को मैं एक्सक्लूड करता हूँ। मैंने इसको नेम आफ्टर टर्म के हिसाब से मैं नाम दूंगा कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, आगे आप है ना। तो चलिए 1 डिग्री, अगर मैक्सिमम पावर 1 होगा तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे या लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैक्सिमम पावर जो है वो 0 होगा तो मैं क्या बोलूँगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलूँगा, या फिर उसी में से एक चीज़ 0 पॉलिनोमियल भी हो सकता है। 0 पॉलिनोमियल वो ऐसा होगा 0 इंटू एक्स वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर कुछ भी लगा लो, फाइनली ये एक्स भी कुछ भी रख लो, यहाँ मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स पे पावर ए, जहाँ पे x और a जो है वो जो है क्या है, वेरिएबल है। तो आप ये कुछ भी ले लो ना बेटा, मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क हो गया है, हालांकि कांस्टेंट ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, 0 है तो 0 ही रहेगा, और ये 5 आ गया तो 5 ही रहेगा, x का वैल्यू कुछ भी रख लो आप। ठीक है ना, इसलिए हम कांस्टेंट के दायरे में रखते हैं, लेकिन उस कांस्टेंट में भी ये 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा और ये कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला आते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल देख लो, 2x है कि नहीं है, क्या सिर्फ 2x ही है, नहीं 2x प्लस 1 भी है, क्योंकि यहाँ पे 0 भी हो सकता है, जब 0 होता है तो हम उसको लिखते नहीं हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें क्या है, एक टर्म और इसमें क्या है, 2 टर्म। तो अगर मैं टर्म के हिसाब से इसका नाम रखूंगा तो ये हो गया मोनोमियल और ये हो गया बाइनोमियल। समझ में आ रहा है? तो चलो मैं इसको अब दिखाता हूं आपको कि ये जो 2x है और ये जो 2x प्लस 1 है, डिग्री के हिसाब से दोनों क्या है बेटा, डिग्री के हिसाब से दोनों 1 डिग्री पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही चीज होता है। लेकिन टर्म के हिसाब से ये क्या बन गया, मोनोमियल बन गया। ठीक है, और टर्म के हिसाब से, टर्म कितना है, 2 है, तो ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया, बाइनोमियल। क्लियर है ये चीज?
है ना। अच्छा 2 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है ना इसमें टर्म, क्योंकि 1 डिग्री है तो टर्म्स कितने होंगे, 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं टर्म्स। डिग्री में एक और जोड़ दो, 2 आएगा, 2 से ज़्यादा टर्म हो नहीं सकते। एक हो सकते हैं, हाँ एक हो सकता है, 2 से कम हो सकते हैं। चलो अब सेकेंड डिग्री पे आते हैं, तो मैं इसको बोलूँगा कुछ नहीं, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, पॉलिनोमियल है ना। आगे पॉलिनोमियल, तो इसको फिर क्या बोलेंगे हम, मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल नेम है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इस तरह से आगे। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है मैथमेटिक्स का नाम, मैथमेटिकल नाम हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x²। मैक्सिमम पावर कितना हुआ बेटा, 2 हो गया ना। टर्म कितने हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0x+0, ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2x²। भाई यही तो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, ए बी सी कांस्टेंट रखा ना मैं, 0 रख सकता, 0 कांस्टेंट नंबर है। तो फाइनली इन दोनों का कुछ मतलब बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो मैं इसको हटा दूं क्या, हाँ हटा सकते हैं। कहने के लिए तो 3 टर्म है, लेकिन असल में देखा जाए तो एक ही टर्म है कौन सा, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। टर्म कितना है, सिर्फ एक। अच्छा इसमें और भी आ सकता है 2x²+5, कितने टर्म है बेटा, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, लेकिन टर्म कितने हैं, टर्म तो 2 है। ओके अच्छा इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और चलो मैं इसको थोड़ा सा जगह नहीं है, तो मैं ये जो है फिर 2x²+5, ये 2 टर्म हो गए है ना। और ये देखो 2x² + 3x+5। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। चलो मैं असल में ना थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, देखो 2x², एक ही टर्म है ना। फिर 2x²+4, फिर 2x² + 3x+4। देखो एक टर्म, 2 टर्म, यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ये बातें समझ में आई। तो है तो ये कौन सा, सेकेंड डिग्री ही पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें एक टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म। मैंने बोला था कि 2 है सेकेंड, तो इसमें 1 ऐड करो, तो मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म, और मिनिमम 1। ठीक है ना, ये बात समझ में। 0 टर्म भी हो सकते हैं। 0 टर्म का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 0 × x²। ठीक है, ये नथिंग, कुछ भी है ना, खत्म हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट में चला जाएगा। चलो तो ये समझ में। अच्छा अब इसी को मैं अगर नेम आफ्टर टर्म लिखूंगा, टर्म के हिसाब से नाम लिखूंगा। अभी मैंने किसके हिसाब से इसको नाम दिया है, अभी मैंने जो इसको नाम दिया है वो किसके हिसाब से नाम दिया है, डिग्री के हिसाब से। मैंने मैक्सिमम पावर देखा 2 है, मैंने इसको नाम दे दिया सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जब टर्म के हिसाब से मैं दूंगा तो ये जो है, ये मेरा 2x² क्या होगा बेटा, ये मेरा मोनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x² +4 -4 जो लगा लो है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल समझ में आ रहा है ये चीज। अच्छा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2x² + 3x+4, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल समझ में आया, 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेकेंड थर्ड है ना, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, और इसका नाम क्या होगा, मैं क्यूबिकल नाम दूंगा, क्यूबिकल पॉलिनोमियल है ना। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। थर्ड डिग्री, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2x⁻², फिर 2x⁻² + 2, फिर 2x⁻² + 2x+2, और लास्ट क्योंकि 3 मैक्सिमम पावर 3 है ना बेटा, तो मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, 4। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2x² + 2x, सॉरी क्यूब लगेगा ना यहाँ पे क्यूब लगेगा, क्यूब यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2x+2। देखो 4, ये सारे के सारे क्या हैं, 2x² + 2, 2x² + 2x+2, 2x³ + 2x² + 2x+2, ये सब के सब कौन सा है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल यानी क्यूबिकल पॉलिनोमियल।
ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसी को टर्म के हिसाब से अगर मैं सोचूंगा तो ये बताओ ये कौन सा होगा, 2x², मोनोमियल होगा ना, एक टर्म है ना। इसको अगर मैं सोचूंगा तो कितना टर्म है, एक टर्म दो टर्म, बाइनोमियल हो जाएगा। इसको अगर मैं सोचूंगा तो ये कितना टर्म है, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, ट्राइनोमियल हो जाएगा। और उसके आगे सोन ये चलने लगेगा। समझ में आया। तो टर्म के हिसाब से हम एक ही चीज को ये सारे के सारे क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, लेकिन टर्म के हिसाब से इसमें बाइनोमियल भी है, ट्रिनोमियल भी है, मोनोमियल भी है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अच्छा, आपको अगर कंफ्यूजन होगा कि सर ये देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे क्यूब रहेगा है ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जा रही है, यहाँ भी क्यूब रहेगा ना, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो आप बोलेंगे सर ये जो है 2x⁻³ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ देखो ऐसे लिख सकते हो, प्लस या माइनस लगा के 0x² प्लस 0x प्लस 0। देखो 4 टर्म हो गए ना, लेकिन इन तीनों टर्म का कुछ मतलब है क्या? नहीं, 0 खत्म कर दे, इसलिए सिर्फ है ना। चलो, तो ये हमारा पूरा अब मैं समझता हूँ कि डिग्री के हिसाब से भी हमने समझ लिया और टर्म्स के हिसाब से भी समझ लिया है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। तो 0 को समझ लेंगे, उसके बाद आगे हम रिमाइंडर थ्योरम की बढ़ है ना। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक, हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं, एक रफली हम इसको क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं ना, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे ये डिग्री है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस तरह से जितना डिग्री आप बढ़ा सकते हो बढ़ा लो है ना। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल का ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, 5x⁻0, या उसी को जब हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो ax⁻0, जहाँ पे a b c d e f ये सब क्या रहेगा बेटा, ये सब कांस्टेंट टर्म होगा, और x y z ये क्या होगा, ये जनरली वेरिएबल टर्म होता है ना, उसी हम मान के चलते हैं, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं ये बोलूँगा आपसे कि देखो ये असल में ये कहानी क्या बन जाएगी, ax⁻0 का मतलब क्या होगा, सिर्फ a ही तो होगा, यही होगा ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि x की जगह पे ऐसा क्या रख दिया जाए कि ये पूरा का पूरा टर्म ही जो है वो 0 बन जाए। उसी को, वो जो x मैं रखूंगा, इसके अंदर जो x डालूंगा, उसी को क्या बोलूंगा कि इस पॉलिनोमियल का वो 0 है। तो आप देख सकते हो कि असल में x की जगह पे आप ऐसा कोई वैल्यू नहीं रख सकते हो जो इसको 0 बना दे, है ना। क्योंकि आप सोचोगे सर x की जगह पे 0 रख दूं तो इस 0 के ऊपर पावर क्या है, 0 है, तो 0 के ऊपर पावर 0 वो 0 नहीं बनता है। तो अगर 0 नहीं बनेगा तो किसी भी नंबर से जब a का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या 0 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके लिए आपके पास ऐसा x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा कि आप उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो 0 बन जाएगा। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कोई 0 नहीं होता है, ठीक है। यानी देखो ये 5x⁻0 का मतलब क्या हुआ, 5x⁻0 का मतलब 5 हुआ, और 5 कभी चेंज नहीं हो सकता है। 5 का आपसे बोला जाए कि 5 में जो ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये 0 बन जाए, यहाँ पे जो x है क्या कर दिया जाए कि ये 5 0 बन जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट नंबर है इसलिए, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड आप देख सकते हो कि 2x⁻1 है प्लस 3 है, उसको जनरली इस फॉर्म में हम लिखते हैं ना, ax + b। जैसे मैंने आपको बताया ना कि a b c d e f g ये सब क्या आते हैं, कांस्टेंट माना जाता है, और x y z को हम वेरिएबल मानते हैं। जब इसको पूरे को वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं तो ठीक है ना, हम ऐसा जनरली मानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब देखो 2x + 3, यानी a को हमने क्या मान लिया यहाँ पे 2, और b को हमने क्या मान लिया 3। 2 और 3 तो कांस्टेंट होते हैं ना। तो अब इसमें मैं बोलूंगा कि x की जगह पे मैं ऐसा क्या रख दूं कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए बेटा, 0 बन जाए। तो जो x की जगह पे रखोगे ना वही इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो आपने इसको पहले क्या मान लिया, 0 मान लिया कि भाई x के रखने की वजह से ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 0। तो अब x का वैल्यू निकाल लो अलजेब्रा से। तो बहुत ही सिंपल है ना ये। तो फिर कि क्या हो जाएगा बेटा, ax = ये b उधर जाएगा तो क्या होगा, 0 - b। ऐसा होगा कि नहीं होगा, 0 - b का मतलब क्या हुआ, ये 0 हटा सकते हो आप। अच्छा, उसके बाद फिर x का ही वैल्यू निकालना है ना, तो ये क्या हो गया -b/a। तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल के लिए यानी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपका जो रूट होगा, जो 0 होगा, इसको रूट भी बोलते हैं, जो 0 होगा वो क्या होगा, -b/a। अब देख लो यहाँ पे b क्या है, a क्या है, ये जो है b है और ये जो है a है।
तो मैं देख के ही बोल सकता हूं कि -3/2 अगर x की जगह पे रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देख लो आप, है ना, करके देख लो। यहां मैंने वेरिएबल से ये चीज निकाल लिया, अब प्रैक्टिकली करके देख लो आप लोग। 2x + 3 है ना, इसमें मैं x की जगह पे क्या रख दूं बेटा, -b/a। तो -b/a किसके बराबर आएगा, -b/a जो है, b क्या है आपका 3 है, तो -3/, और a क्या है 2 है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे रख के देख लो आप, ये चीज जो है x की जगह पे आप रख के देखो क्या आ रहा है। चलो रख के देख लेते हैं। तो 2 × -3/2 + 3, ये देखो, ये हमने ये 2x + b था ना, 2x + b, तो x की जगह पे हमने क्या रखना, -b/, में क्या बनना है, -3/2। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 क्या बनेगा, 0 आ गया, 0। समझ में आया? तो मैंने यही तो बोला कि x की जगह पे क्या रख दूं कि 0 बन जाए, तो x की जगह पे -3/2 रख दो, या वेरिएबल में बात करेंगे तो -b/a रख दो, 0 बन जाएगा। तो इसी -b/a को या -3/2 को हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल या 1 डिग्री पॉलिनोमियल का 0 क्या है, -3/2। 0 इसलिए बोलेंगे कि एक ही 0 होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसके अलावा भी कुछ नंबर होगा, नो, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होने वाला है। अब जरा इसमें आते हैं, है ना, इसमें तो अब देखो, इसमें 2-2, इसमें क्या होगा बेटा, 2-2 आपके पास ऐसा नंबर मिलने वाला है। तो पहले तो मुझे देखो, पहले मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, या इसका भी क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12 आएगा ना। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा कि उस 12 में से मैं नंबर निकालूंगा और उसको प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। तो ये कोई अच्छा सा नंबर दिखता है, चलो मैं एक अच्छा सा नंबर बना लेता हूँ। मान लो कि 2x + 1 और 3x - 2, ऐसा एक नंबर ले लेता हूँ मैं, और ये जो हो जाएगा 6x² + -4x, ये हो गया, और फिर + 3x - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² -x - 2। अगर मैं, चलो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे, ताकि आपको, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं उस नंबर को रखता हूँ, वो भी तो सेकेंड डिग्री ही पॉलिनोमियल है ना, 6x² -x - 2, ऐसा रख सकता हूँ ना, हाँ रख सकता हूँ। मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, सब माइनस में। अब मैं इसका फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। देखो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको जब मैं फैक्टराइजेशन करूँगा बेटा, तो ये आ जाएगा 2x + 1 और फिर 3x - 2, ऐसा आएगा। देखो ये नंबर को जब सॉल्व करोगे ना, तो यही चीज़ आने वाला है। चूंकि हम फैक्टराइजेशन अभी नहीं सीख रहे, इसलिए मैंने आपको एक आसान सा बना के दिया, ताकि बहुत आसानी से हो जाए, है ना। बाद में हम फैक्टराइजेशन भी समझेंगे। हालांकि क्लास 8 में आपने मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके फैक्टराइजेशन को समझा होगा। तो अब मैं क्या रख दूं, देखो चाहे मैं इसको लिखूं या चाहे मैं इसको लिखूं, बात तो एक ही है ना। तो अब क्वेश्चन यही बोला जा रहा है कि x की जगह पे क्या ऐसा चीज रख दूं कि ये 0 बन जाए। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, यानी इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, तो मैं बोलूंगा कि इस x में क्या रख दिया जाए कि ये 0 बन जाए। तो जो यहाँ रखोगे वही यहाँ भी रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ये 0 बन गया, लो मना लिया हमने, समझ आया। अच्छा अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, ये 2 नंबर का तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर देखो एक वक्त में अगर ये 0 होगा तो x का कुछ अलग वैल्यू आएगा, और दूसरे वक्त में अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ अलग आएगा। तो देखो ऐसा सिंपली है ना, मैं बोलता हूँ कि अभी मैं फर्स्ट टाइम 2x + 1 को 0 मान लेता हूँ, तो x का वैल्यू क्या आया बेटा, x का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ मैं क्या बोलता हूँ कि अब मैं इसको 0 मानता हूँ, तो 3x - 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 2/3 आ जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो x के 2 ऐसे वैल्यू आ गए जो आप यहाँ पे रखोगे तो ये 0 बना देगा, या फिर यहाँ पे रख लो। अच्छा अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों एक ही साथ क्यों नहीं रख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू रख लूँ, -1/2, तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 0 बन गया और ये नहीं बना तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। दूसरी तरफ
x का वैल्यू 2/3 लेता हूं, तो यहां पे अगर मैं 2/3 रख दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत बने, ये 0 है ना, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0, तो इसलिए x का यहाँ पे दो वैल्यू आ गया। अब आप समझोगे जरा, डिग्री से इसका रिलेशन बनाओगे तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना था 2, तो x के कितने सॉल्यूशन आए 2, क्या x का एक सॉल्यूशन आ सकता है? हाँ, एक सॉल्यूशन भी आ सकता है, डिग्री 2 होने पर भी एक सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्या 0 सॉल्यूशन भी आ सकता है? हाँ, 0 सॉल्यूशन भी आ सकता है, 0 से ज्यादा नहीं, मतलब कि 2 से ज्यादा। देखो 2 से ज्यादा कौन कौन, 2 से कम होने चाहिए, तो 2 से कम, एक तो 2 खुद हो गया 2 के बराबर, फिर 1 हो गया, 0 भी हो गया, यानी ये सब आ सकते हैं। यानी ऐसा भी बोला जा सकता है कि नो सॉल्यूशन, कोई एक पॉलिनोमियल लिख दूं मैं सेकेंड डिग्री का, और बोला जा सकता है कि उसका कोई भी x के लिए क्या ऐसा वैल्यू है कि ये 0 बन जाए, मैं बोलूंगा नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, या ऐसा एक ही वैल्यू या ऐसा 2 वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री कितना है 2, तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब इसको भी मैं, अब इस वेरिएबल के फॉर्म को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ऐसे, यहां पे आप देखो x प्लस या माइनस जो भी आप लगा लो, x प्लस अल्फा, और यहां पे ये देखो, ये अल्फा और बीटा जो होता है, पता नहीं 9th में इंट्रोड्यूस है, आई होप, ये अल्फा और बीटा यही जीरोस होता है। ये देखो यहां पे -1/2 आया है ना, तो यही -1/2 और या 2/3, एक को मैं बोलूंगा कि ये जो है ना, एक का नाम हो गया अल्फा और दूसरे का नाम मैं रख दूंगा बीटा, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू है तो इसलिए मुझे नाम भी अलग अलग देना पड़ेगा। तो एक हो गया मेरा अल्फा और दूसरा हो गया मेरा बीटा, और जब दोनों को मैं ऐड करूंगा, इसमें रखूंगा, तो ये क्या बना देगा, एक बार ये 0 बन जाएगा और दूसरी बार ये 0 बन जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हमारा जो हो गया किस फॉर्मेट में हो गया, वेरिएबल के फॉर्मेट में हो गया। उसी तरह से ये भी, तो इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना, इसका भी मैं क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। और मान लो ऐसा सोचो, ऐसा फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा क्या आएगा, है ना, तो मैं छोड़ देता हूं। मान लो ऐसा आ गया, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो, x प्लस 2 एक आ गया, x प्लस 3 एक आ गया, और दूसरा x माइनस 5 आ गया, और मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मुझे निकालने में वक्त लगेगा, ये चीज और ये चीज बराबर है, फैक्टराइजेशन किया है, तो मैं बोलूंगा कि अगर ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज है। तो अब जो है ये 0 कब होगा भाई, या तो ये 0 बन जाए, या तो ये 0 बन जाए, या तो ये 0 बन जाए, है ना। तो ये 0 बनाने के लिए मुझे x का क्या वैल्यू रखना पड़ेगा, -2, इसको 0 बनाने के लिए -3, इसको 0 बनाने के लिए +5। तो x के 3 वैल्यू आए कि नहीं आए, कौन कौन से, -2, -3 और 5। तो मैं बोलूंगा ना कि भाई इस पॉलिनोमियल में 3 सोल्यूशन हो सकते हैं। क्या 2 सोल्यूशन भी होंगे? हाँ, 2 भी हो सकते हैं। क्या 1 होंगे? हाँ, 1 भी होंगे। क्या 0? हाँ, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अगर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा 3 सॉल्यूशन निकलेंगे, उससे कम हो सकते हैं 2, 1 और 0 सॉल्यूशन। 0 सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आया ये चीज? तो इसको हम बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने असल टॉपिक पे, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। हाँ, तो देखिए अभी जो हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी मैं बुक इस तरीके से बता रहा हूँ ना, इसको रिमाइंडर थ्योरम इसको बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम असल में होता क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम पता कर लेंगे कि इसमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, यानी हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं ना, या रिमाइंडर आएगा तो कितना आएगा। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को तो आप बहुत पहले से ही जानते हो, बचपन से ही जानते हो कि भाई डिविडेंड क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर आप किसी भी नंबर को, यानी यहाँ पे देखो a है, यानी मैं चलो ऐसा लिख देता हूँ कि यहाँ पे px है। px मतलब क्या, कुछ नहीं, एक पॉलिनोमियल है ना। ये सारे टर्मिनोलॉजीज देख के आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस a से, किसी पॉलिनोमियल से ही, है ना। ये भी क्या है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, x पे पावर कितना है 1। ये क्या आ जाता है qx मतलब क्वोशिएंट, कोई पॉलिनोमियल ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों का तो यहाँ पे आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, मान लो कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो आएगा। हो सकता है वो रिमाइंडर 0 हो या 0 के अलावा कुछ नेगेटिव टर्म तो नहीं आ सकता है। ये रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ये चीज़ आपको मालूम है ना कि इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऐड करूंगा तो ये चीज़ आता है। मैंने वही चीज़ लिखा हुआ, ये वही चीज़ है ऊपर। ठीक है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आता है हमारा, है ना। ये चीज़ तो मालूम है आपको। अच्छा, अब देखो
कि असल खेल यहाँ पे इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, है ना। तो ऐसा सोचो कि रिमाइंडर ये जो है ना, ये ज़ीरो कब आता है भाई? रिमाइंडर ज़ीरो तब आता है कि जब पूरा ये p ऑफ x जो अंदर हमने लिखा था p ऑफ x, इसको x माइनस a जो है क्या करे, पूरा डिवाइड कर दे। ये पूरा अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है, ज़ीरो। तो पूरा डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि ये दोनों नंबर इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे ज़ीरो कब आएगा, जब ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आने वाला है। ओके, तो ठीक है। अब जो है p ऑफ x, पप्पू सर स्टॉप करिएगा। हाँ, तो देखिए इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है, ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। तो अब जरा ऐसे सोचो थोड़ा सा, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। देखो सोचो जरा ऐसा, मैं अगर ना, ये x क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो कोई पॉलिनोमियल भी आएगा ना। ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही होगा। देखो एक पॉलिनोमियल से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो क्वोशिएंट क्या रहा है, एक पॉलिनोमियल ही आ रहा है। रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल आएगा, है ना। 3 आ गया, पॉलिनोमियल ही तो है, x+3 आ गया, पॉलिनोमियल ही तो है। चलो मैं एक बार फिर से ये मिटा दिया मैंने ना, ये सामने रहना चाहिए आपका। p ऑफ x डिविजिबल किससे है, x माइनस a से, और क्या जा रहा है, qx, और यहाँ पे ये कुछ भी हो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, r ऑफ x, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हो, पॉलिनोमियल से, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, है ना। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, कुछ पॉलिनोमियल आ रहा है, रिमाइंडर भी कुछ पॉलिनोमियल आ रहा है। अब ऐसा सोचो कि इसका तो मल्टीप्लाई करने पर, ये ऐड कर देने पर ये आता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको मैं ज़ीरो बना देता हूँ बेटा, इसी को, भाई x क्या है यहाँ पे, x वेरिएबल है ना, तो मैं x की जगह पे कुछ भी रखने के लिए मैं आज़ाद हूँ कि नहीं हूँ, मेरी मर्जी। तो अगर मैं x की जगह पे ऐसा वैल्यू रख दूँ कि ये ज़ीरो बन जाए, तो ये अगर ज़ीरो बनेगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा ज़ीरो बनेगा। अब ये पूरा का पूरा ज़ीरो बन गया तो ये जो है, ठीक है ना, ये रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। तो अगर देखो रिमाइंडर भी अगर ज़ीरो हुआ तो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर है वही रह जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, ये मिटा देता हूँ अब, है ना, दिमाग में रहना चाहिए आपके। ये देखो, अगर मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, मैं बोलता हूँ कि x इज़ इक्वल टू प्लस a, मैं लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो बनेगा कि नहीं बनेगा। x की जगह पे a रख देता हूँ तो a माइनस a क्या बनेगा, ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या बनेगा, ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। देखो मैं बोलता हूँ x की जगह पे मैं कुछ भी तो ले सकता हूँ ना, असल में x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस कुछ भी, है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है हमारा। तो x की जगह पे मैं वही नंबर रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा। ये ज़ीरो बनेगा तो ये, चलो मैं करके दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं a माइनस a कर देता हूँ, x की जगह पे a ले लिया और मल्टीप्लाइड बाई q इंटू एक्स प्लस आर एक्स रिमाइंडर। तो यहाँ पे बताओ p ऑफ x क्या बच गया, बताओ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो ना। अब तो a माइनस a क्या हुआ, ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या बच गया, आर एक्स आया कि नहीं आया। तो p ऑफ x क्या बन जाएगा, सिर्फ अब आर एक्स, यानी रिमाइंडर ही बचेगा। समझ में आया? तो हम ये पता कर सकते हैं यहाँ से कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे मैं क्या रखूँ, है ना, रख के मैं चेक कर सकता हूँ कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को बिना डिवाइड किए हुए ही हम बता सकते हैं कि उसमें रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा बिना डिवाइड किए हुए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो मैं सर बोलूं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बेटा, है ना। किससे डिवाइड कर रहा हूं, चलो x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं। तो पहले मैं आपके सामने ओरिजिनली डिवाइड करूंगा, ये सामने होना चाहिए आपको, है ना। फिर मैं इस तरह से चेक करेंगे एक बार, और तब जाके हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो चलो मैं डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने का तरीका आपको मालूम है ना, चलो नहीं मालूम है तो एक बार फिर से सीख लो। क्लास 8 में आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से कंपेयर करते हैं, बस ताकि ये टर्म धीरे धीरे एक एक टर्म गायब हो जाए।
तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो भाई 3x² में अगर x का डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए, तो अब सिंपली समझ में आ रहा है कि 3x होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो कि इस वेरिएबल वाले पावर में से इस वेरिएबल वाले पावर को माइनस करते हैं, भाग में करने में तो यही करते हैं ना, पावर को पावर से माइनस करते हैं, तो 2 पावर -1 क्या हो जाएगा 1, यानी x पे पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 3, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 3 में 1 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 3x आ गया। हालांकि ये सब नॉर्मली समझ में आता है। तो एक चीज डिसाइड हो गया कि यहाँ पे 3x होगा, तो अब 3x का इस पूरे में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है इसका इस पे मल्टीप्लाई होता है जो यहाँ पे आता है। तो अब 3x का जब x में करेंगे तो 3x² देखो बराबर आ गया ना, इसका मतलब अब ये माइनस करूंगा खत्म हो जाएगा। फिर 3x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब मैं माइनस करता हूँ, जब मैं माइनस करूंगा यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस था, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस वाला असल में माइनस बन जाएगा। तो ये देखो ये एक प्लस है एक माइनस है, कट गया ना, ये तो कट गया ना, खत्म हो गया। ये क्या बना +5x - 3x, तो ये क्या गया 2x - 3x क्या हो जाएगा बेटा 2x, प्लस में आएगा ना, प्लस वाला नंबर बड़ा है, +2 आ जाएगा। अब फिर से अगेन डिसाइड करेंगे कि इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म देखेंगे, 2x है यहाँ पे x है। नॉर्मली कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, 2x में x का डिवाइड करेंगे आप तो 2 आएगा ना, तो ये 2 आ गया। अब 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2, ये हो गया 0 है ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो चलो अब मैं इसी फॉर्मेट पे इसको रखूंगा, है ना। देखो मेरा p(x) क्या है बेटा, ये पॉलिनोमियल यही है ना मेरा, तो 3x² + 5x + 2 = इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, है ना, x + 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x + 2 + 0। देखो यहाँ पे p(x) = ये दिस वन x - a, x + a है, x - a उससे कोई लेना देना नहीं है। x + a को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, x + ये a, तो -a = मैं 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो हमने अभी निकाला ना, q(x) अभी निकाला, रिमाइंडर अभी निकाला। ठीक है, तो अब जरा सोचो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि देखो अगर मैं इसको 0 बना देता हूँ, इस पूरे को मैं 0 बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं अगर 0 बना दूंगा तो 0 + 0 क्या होगा 0 ही होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। जो भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नंबर है ना, तो ये 0 कब बनेगा, आप ऐसा सोचो ये 0 कब बनेगा भाई ये तो चीज मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे तो ये सिर्फ मालूम था ना, ये मालूम था भाई, ये मालूम था और ये मालूम था, यानी x + 1। तो मेरे अख्तियार में क्या है, मेरे अख्तियार में सिर्फ ये था कि x की जगह पे ऐसा क्या वैल्यू रख दूं कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए 0 बन जाए। क्लियर है मेरी बात। तो चलो x की जगह पे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि x की जगह ये इसमें x की जगह पे क्या रख दूं कि ये 0 बन जाए, तो समझ में आया आपको, x की जगह पे क्या रख देना चाहिए -1। तो अगर मैं इस x की जगह पे -1 रखता हूँ, देखो ऐसा -1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x + 2 + 0, क्या ख्याल है ये पूरा का पूरा क्या बनने वाला है बेटा, 0 बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, -1 + 1 आ जाएगा नीचे 0। चलो आप बोलोगे सर यहाँ भी x है, रख लो कोई बात नहीं, कुछ तो आएगा ना, -1 रखोगे तो ये क्या जाएगा -3 + 2 + 0। अब देखो ये कुछ भी आए उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये असल में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे 0 से। हमने मल्टीप्लाई वाले में एक नंबर को 0 बना दिया, तो बाकी वो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही तो रहेगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि 0 कब होगा, जब ये रिमाइंडर 0 होगा तब। रिमाइंडर अगर 5 होता तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या 0 बन जाता, नहीं बनता। रिमाइंडर अगर 5 होता तो ये 5 बन जाता। तो अब मैं बोल सकता हूं ना कि ये पूरा का पूरा ये भी नंबर क्या होना चाहिए 0 ही होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है मेरी बात। अच्छा ये तो समझ में आया। चलो अब यहां से अगला टॉपिक भी हम देखेंगे, इसी को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे। तो मैं बिल्कुल है ना सिर्फ इतना काम करने से मैं ये एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करूंगा, और सिर्फ इतना काम करने से मैं बोल दूंगा कि भाई जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। कैसे, मैंने इसी को देखा, सिर्फ इसी को देखा कि इसको मैं क्या करूं कि 0 बन जाए, यही किया ना यहाँ पे। तो इसको कैसे 0 बनाया जाएगा, भाई +1 है तो x की जगह पे -1 रख दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये मेरा पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, जो ये x की जगह पे जो देखो x यहाँ पे जो x का वैल्यू रखोगे वो यहाँ पे भी रखोगे कि नहीं रखोगे, रखना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है और दोनों एक ही जैसा x है। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू -1 रखोगे तो रिमाइंडर आया कि नहीं आया, रिमाइंडर क्या आया 0 आया ना। तो यहाँ भी अगर x का वैल्यू -1 रखोगे तो असल में क्या आने वाला है, रिमाइंडर ही तो आने वाला है।
क्लियर हुआ? चलो और क्लियर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, मैं रिमाइंडर कुछ अलग नंबर रखूंगा ना, 5 रखता हूँ, रिमाइंडर को 5 बनाता हूँ। तो रिमाइंडर को 5 बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। क्या आसान है भाई? मैं इसको 7 कर देता हूँ। आप समझ पा रहे होंगे कि 7 करने से रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये चलो मैंने 7 कर दिया। अब फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। मैं इसको फिर से एक बार डिवाइड करता हूँ, है ना, बस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं फिर से डिवाइड ही कर देता हूँ। क्या है डिवाइड? क्या किससे डिवाइड करना था मेरा? x+1 से, x+1 से किस में? 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब 7 ले लेंगे, है ना। तो चूंकि रिमाइंडर लाना है ना कुछ मैं रिमाइंडर 5 लाता हूँ, मेरे ऊपर मर्जी है। तो अब चलो डिवाइड करते हैं। इसका यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंपल सी बात है, 3x रहेगा, है ना। तो 3x में सबका मल्टीप्लाई होगा, 3x² प्लस 3x माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस ये कट गया, है ना। ये कितना आ गया बेटा? प्लस 2x प्लस 7। अब फिर से करो, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2x, x, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो 2 का x में करेंगे तो 2x, और 2 का 1 में करेंगे तो 2। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, माइनस, और ये भी क्या होगा? माइनस, ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा बेटा? 5। देखो 5 रिमाइंडर आया कि नहीं आया? ठीक। अब मैं वही चीज़ है ना, ये भी वही चीज़ है, देखो अभी भी, लेकिन यहाँ पे 3x प्लस 2 आया, यहाँ पे क्या आएगा? बस 5 आएगा। इसको मैं 7 कर देता हूँ, देखो आ गया ना सब। 3x² प्लस 5x, x+1 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट क्या है? 3x प्लस 2। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना, सॉरी 5 आना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ कैसे 5 आएगा, ठीक है। फिर से मैं इसी को देखूंगा, देखो ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसलिए मैं इसको नहीं टच करूंगा, मुझे तो सिर्फ ये मालूम है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि क्या ऐसा कर दूं कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो जो बचेगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो x की जगह पे, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, यही मालूम है ना। तो x की जगह पे ऐसा क्या रख दूं कि ये 0 बन जाए? ये 0 बनेगा, तो ये जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करके इसको क्या बनाएगा? 0 प्लस 5। तो इधर भी क्या आएगा? 0 प्लस 5 ही तो आएगा, क्योंकि जो x का मैं वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ वो भी यहीं पे रखना पड़ेगा। और रख के जब देखेंगे तो लॉजिकली भाई ये दोनों नंबर बराबर है, तो ये अगर 0 प्लस 5 आ रहा है, यानी 5 आ रहा है x का वैल्यू -1 रखने पर, तो इधर भी 5 ही आना चाहिए। तो मैं साफ साफ तुरंत बोल सकता हूँ ना, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, है ना। x की जगह पे मैं क्या रख दूं भाई? -1 प्लस 1, ये 3 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 5। ये क्या बना? 0 इंटू, ये क्या बनेगा? -1 प्लस 5। क्या लास्ट में क्या बचा? 5 बचा ना। ये क्या हो जाएगा भाई? ये तो 0 हो गया ना, 0 प्लस 5। तो अगर राइट हैंड साइड वाला 0 प्लस 5 आ रहा है, तो इसको भी क्या आना चाहिए? 0 प्लस 5 ही तो आना चाहिए। ठीक, ऐसे समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू -1 रख रहा हूं, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, और रखोगे तो फिर आना क्या चाहिए? आएगा तो यही। क्यों भाई? ये नंबर और ये नंबर बराबर है। हमने अभी बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करोगे, रिमाइंडर ऐड करते हो तो ये आता है, ये ट्रुथ है हमारा। तो वही काम हमने जब इधर किया है तो ये नंबर आया है। तो जो x की वैल्यू, इस पे x का कुछ भी वैल्यू रखूंगा, जो इधर आएगा वही x का वैल्यू इधर रखने पर वही नंबर इधर भी आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ -1 रखने पर 5 आ रहा है, तो यहाँ भी रखने पर क्या आएगा? 5 ही आएगा। वो 5 असल में क्या है? रिमाइंडर है हमारा। पता चल गया कि नहीं चल गया रिमाइंडर? क्या इसको ऐसा करने की जरूरत पड़ी हमको? बताओ, नहीं पड़ी, है ना। वेरी सिंपल। तो अब मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन दूंगा, और फटाफट, है ना, ये सारा कुछ करेंगे नहीं हम लोग, और फटाफट पता कर लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में आएगा कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए, और विदाउट डिवीजन मेथड, इस तरह से डिवाइड नहीं करना है और रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई होगी पूरी, है ना। अब चलो एक मैं आपको बोलता हूं कि ठीक है, ये हटा लेते हैं। अब फटाफट मैं अब कोई भी बड़ा से बड़ा भी अगर मैं लिख देता हूं, ये देखो ऐसा कि भाई 5x² प्लस 3x माइनस 8 को डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है x प्लस 9 से। ठीक है, रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, तो मुझे इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, रिमाइंडर पता करना है विदाउट उस तरह से डिवाइड किए, एक्चुअल डिवीजन लगाए हुए। तो आप सोचो, मैं फिर से इसको, समझ में आ रहा है कुछ?
x का, यही जिससे मैं डिवाइड कर रहा था उसमें उसी को मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा, 0। कैसे आएगा 0? x प्लस 9, तो x का क्या वैल्यू रखूं कि 0 बन जाए, -9। नंबर इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा। जैसे 8 है ना, 8 को 2 डिवाइड करता है कि नहीं करता है? तो मैं 2 के बारे में एक चीज कंफर्म बोल सकता हूं कि 2 इज अ फैक्टर, 2 इज फैक्टर ऑफ 8। 2 जो है वो 8 का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात समझ में आई? यानी 8 को वही डिवाइड कर सकता है जो 8 का फैक्टर होगा। क्लियर है मेरी बात? तो मुझे क्या मालूम कि इसका ये फैक्टर है कि नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम है, कोई बता भी नहीं सकता इस तरह से देख के। तो मैं एक मैथमेटिक्स का एक मैनिपुलेशन करता हूँ, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ ना कि ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले को नीचे वाला डिवाइड करेगा, मैं मान लेता हूँ, है ना, अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ। और मैं ये बोलता हूँ कि ये 0 है। ऊपर वाला 0 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ऊपर वाला x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये पहले ही मान चुका हूँ कि इसको ये वाला डिवाइड करेगा 100%। तो इसका मतलब इस ऊपर वाले का ये नीचे वाला क्या है, फैक्टर है। तो अब मैंने ये मान लिया कि ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये 0 के बराबर है। तो 0 का फैक्टर क्या होता है, 0 का फैक्टर 0 होता है, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्या बना, 0। अच्छा, ये 0/0 नहीं है ना, उस तरह से मत सोचना। मैं एक सिर्फ समझाने के लिए आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ये 0 होगा और पहले ही मैंने मान लिया है कि इसको ये नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो इस ऊपर वाले का ये नीचे वाला क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो 0 का फैक्टर क्या होगा, 0 का फैक्टर 0। चलो, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरे तरह से सोचते हैं, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है, और नीचे वाले नंबर को मैं 0 मान लेता हूँ। अब ये शायद अच्छे से समझ में आ जाए कि इसी को मैं 0 मान लेता हूँ। तो नीचे वाले नंबर का ऊपर वाला नंबर क्या होगा, मल्टीपल होगा। देखो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 का जो है 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। 2 का 8 क्या होगा, मल्टीपल होगा। हर नंबर अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, करता है। तो मैं बोल दिया पहले कि ये नंबर इसको डिवाइड करेगा, यानी ऊपर वाले का नीचे वाला क्या है, मल्टीपल है। नीचे वाले को मैं 0 मान सकता हूँ ना, क्यों नहीं मान सकता हूँ भाई, वेरिएबल है ये चीज़, कुछ भी मान लो। तो अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो मुझे बताओ 0 का मल्टीपल क्या होता है, सोचो जरा भाई। 0 का टेबल पढ़ो, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 100 जा 0। 0 का मल्टीपल 0 ही होता है। तो फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। समझ आया ये चीज़? तो मैं क्यों ना इसको 0 मान लूँ और 0 मान के x का वैल्यू निकाल लूँ। तो देखो x प्लस 9, 0 माना है ना, तो 0 मान लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या आया, -9 आया ना। नीचे अगर x का वैल्यू -9 आ रहा है तो वही -9 ऊपर भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो नीचे x है वही ऊपर भी है ना। तो चलो देख लेते हैं जरा। यहाँ पे मैं रखता हूँ 5 इंटू -9 इंटू -9 कितना हो जाएगा, 81, 400 कितना हो जाएगा, 405 है ना। और -27 इंटू 8 कितना होगा बेटा, 27 इंटू 8, 8 7 56, 5 8 दूना के 16, 16 और 5 21, 216 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 216 रखता हूँ, ठीक है। घटाता हूँ इसको, 405 आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले x की जगह पे मैंने देखो पहले ही बोला था कि x की इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, -9 रखना पड़ा। वही -9 मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 189 आया। यानी यही 189 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। समझ आया? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x की जगह पे कुछ रखा था -1, तो उस तरफ भी 5 आया था और इस तरफ भी 5 आया था। इस तरफ का जो पॉलिनोमियल था उसमें क्या आया था, 5 आया था। तो वही 5 क्या, और उधर क्या आया था, वो रिमाइंडर सिर्फ बच गया था, तो वही रिमाइंडर आया। यानी इसमें 189 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। करके देख ले, चलो करके देखते हैं ना। आप बोलेंगे कि सर ऐसा शायद गलत हो जाए। हाँ, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा कैलकुलेशन सही है ना, तो ये सही होना चाहिए, तब बिल्कुल आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं, एक फाइनल है ना, 5x² प्लस 3x माइनस 8x प्लस 9 क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे 5x आना चाहिए ना। 5x का मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, 5x का मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² प्लस 45x माइनस माइनस ये कट गया, ठीक। ये कितना हो जाएगा, माइनस है प्लस है, तो आंसर तो माइनस में आया, माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो ये जो हो जाएगा 42x माइनस 8
अब फिर से यहाँ पे -42 है x है, तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा ना भाई। देखो ये तो पता चल गया ना कि इसमें इसका जब डिवाइड करोगे तो 42 टाइम जाएगा, लेकिन प्लस की माइनस तो देखना है कि ये माइनस है ये प्लस है, दोनों एक जैसा सिंबल नहीं है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। अब इसको कर लो आप, है ना, तो ये हो जाएगा 42x, और 42 माइनस और प्लस तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। 42 × 9, 9 दूना के 18, 1 कैरी हो गया, और 9 चौके 36 और 1 37, सही जा रहा है ना, 1 मिनट, 42 9 चौके 36, तो हमारा वहाँ पे लगता है कैलकुलेशन कुछ गलत होगा, ठीक है कोई बात नहीं। 9 दूना के 18, ये हमारा सही है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, 9 5 45, ठीक है ये सही है। तो 9 दूना के 18, 1 कैरी हुआ, 9 चौके 36 और 1 37। अच्छा ये देखो, नहीं हाँ, तो ये जो है ये माइनस करूँगा तो ये माइनस बनेगा, और ये क्या बनेगा प्लस, तो ये तो कट गया। अब इसको मैं प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 370, तो यही 370 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में क्या हुआ था, गलती हुआ था हमारा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आपको, तो आप रख के फिर से चेक कर लो। x = -9, तो 9 × 9 5 × 81, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 5, ये 405 है ना, यहीं पे गलती हुआ था। प्लस 9 तिली -9 है ना, तो यहाँ पे 27 और ये -8, तो ये देखो और ये देखो, तो अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। यहाँ पे 405 माइनस 27 माइनस 8 कितना, 8 7 15, 35 हो जाएगा ना बेटा। अब ये देख लो आ गया इतना 370 आया ना, माइनस कर लो, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 3 गया 7, ये 370 आया कि नहीं आया, तो वहाँ पे गलती हो गया था हमसे। क्लियर हुआ आपको? फिर से एक बार कंसेप्ट का वीडियो देखिएगा, है ना। जितनी बार देखेंगे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। दोनों तरीके से मैंने बताया, ये मेरा तरीका और वो पहले वाला बुक का तरीका, ठीक है ना। अगेन फिर से कि मैं इसको मान लेता हूँ कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा, ठीक, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ 0, तो 0 का मल्टीपल 0 ही होना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो ये 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, x का वैल्यू -9, तो वही x का वैल्यू यहाँ भी रखना पड़ा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो x का वैल्यू यहाँ रखने पर 0 नहीं आ रहा बल्कि 370 आ रहा है, मतलब यही रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे आ रहा था ना इस वन कि भाई ठीक है, ये टर्म अगर 0 हो गया तो ये टर्म को भी 0 होना चाहिए, ये टर्म तो 0 नहीं हो पाया था, तो यही रिमाइंडर हमारा बन गया। ये अगर ये जो भी बच गया वही इसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया पूरा का पूरा 0, है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए दे दिया जाए तो आप हाँ, तो अब देखिए नया टॉपिक जो है हमारा वो फैक्टराइज थ्योरम है ना। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे देखिए क्यूबिकल पॉलिनोमियल से मैंने लिया है, अगर मान लीजिए कि x + 3 × x + 2 × x + 1, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज़ आएगा, और जब इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये चीज़ आएगा, है ना। अच्छा, उसी तरह से जब मैं वेरिएबल में बात कर रहा हूँ किसी क्यूबिकल फॉर्म का, तो x³ + x² ABC, देखो 3 टर्म होंगे ना ABC, यहाँ पे देखो ABC होगा हमारा जब ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है ना। तो 3 टर्म क्या, हाँ ठीक है। तो इस चीज़ का जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा आएगा बेटा, ये ऐसा आएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको? अच्छा चलो आगे देखते हैं। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक है x² + 2x + 3, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन ये x² + x × a + c × ac, तो यहाँ पे क्या है x + a x + c, और सिर्फ ये क्या है, ये सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और ये जो है ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, यहाँ पे x + 3 हो जाएगा। तो x + a क्या होगा, वो तो x + a ही होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे जो चीज़ समझना है कि फैक्टराइज करके भी मैं इसका रिमाइंडर को पता कर सकता हूँ, है ना। जैसे मान लो कि इन सब में से कोई एक टर्म भी अगर 0 हो गया, इसमें भाई इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है ना। तो कोई एक टर्म भी अगर 0 हो गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? अच्छा, उसी तरह से ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म अगर कोई एक टर्म भी 0 हो गया तो पूरा का पूरा 0। तो उसी को वेरिएबल फॉर्मेट में आप इस चीज़ को वेरिएबल जब फैक्टराइजेशन करें ऐसा लिख सकते हो ना, इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो,
ये चीज़ को जब आप ऐसा और इसका फैक्टराइजेशन ऐसा, तो देखो इसमें से भी कोई भी यहाँ x की जगह पे -c रख दूँ, x की जगह पे -b रख दूँ, x की जगह पे -a रख दूँ, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी x + a x + c, यहाँ पे -a या यहाँ पे -c रख दूंगा तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा हमारा जो है 0 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ से जो भी मैंने बताया कि इसमें से कोई भी एक टर्म 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर कोई नंबर है या नीचे भी कोई नंबर है, अगर मैंने मान लिया कि ऊपर वाले को नीचे वाला नंबर डिवाइड कर देगा, है ना, ऐसा, और नीचे वाला नंबर जो है वो डिवाइड कर देगा, तो मैं अगर इसको 0 मान लेता हूँ तो नीचे वाले का ये ऊपर वाला क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 0 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 0, यानी इसको भी क्या बन जाना चाहिए, 0 बनना चाहिए। ये बात समझे भाई? हमें अगर चेक करना है कि ये x - 9 इस x² + 5x + 4 का जो है वो मल्टीपल है कि नहीं, यानी डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर वगैरह तो नहीं आएगा ना। अगर ये चीज़ पता करना है तो मैं भाई ये मानना पड़ेगा कि इस नंबर का ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। इसको तो मैं 0 मान सकता हूँ ना, तो 0 का मल्टीपल 0, तो फिर इसको भी 0 मानना पड़ेगा और इसको 0 मान के मुझे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको 0 मानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 टर्म आएंगे, दोनों टर्म में से कोई एक टर्म भी 0 अगर हो गया तो क्या होगा, वो जो है 0 बन जाएगा। तो देखो वही चीज़ मैं ये तो क्यूबिकल चीज़ है। देखो इसका अगर पता करना है कि भाई कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी तरह से मैं अपॉन में इसका कोई नंबर x² + 2 नीचे लिख दिया गया और पूछा कि ये नीचे वाला ऊपर वाले को इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले मैं नीचे वाले को क्या मानूंगा, 0। तो जब नीचे वाले को मानूंगा 0 तो ये भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि 0 का मल्टीपल 0। तो अब जब मैं इसको 0 मानूंगा तो फिर मैं इसको इस तरह से क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, और फैक्टराइज करके इसको भी 0 मानना पड़ेगा। ये 0 है तो ये भी 0, अगर ये 0 है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, ठीक है ना। और वहां से हमको पता चलेगा कि भाई देखो इस पूरे चीज को ना, इस पूरे को सिर्फ 3 ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये डिवाइड करेगा, या तो ये डिवाइड करेगा, या तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तीनों जो है इसी के क्या है, फैक्टर है। अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो ये भी 0 होगा। इसको 0 बनाने के लिए मुझे किसी एक को 0 बनाना पड़ेगा। तो अगर इसको 0 बनाऊंगा तो क्या आएगा, -1। इसको 0 बनाऊंगा तो x का वैल्यू -2। इसको 0 बनाऊंगा तो x का वैल्यू -3। इसी को हमने वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा है। तो क्यूबिकल अभी इक्वेशन को नहीं लेता हूं मैं क्योंकि ये क्लास 10th में है बेसिकली। तो आपका 9th में जो दिया हुआ है हम उसी को लेते हैं ना, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इसको लेता हूँ, है ना, ये अपना क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पता करो x² + 2x + 3 को क्या ये नंबर डिवाइड कर देता है कि नहीं। कौन सा नंबर x + 3 डिवाइड करता है कि नहीं करता है, ये पता करना है अगर, ठीक है ना। और रिमाइंडर नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यानी इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि इस ऊपर वाले का ये जो है फैक्टर है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो एक तो हम रिमाइंडर थ्योरम से पता करते हैं कि भाई तुरंत पता कर लूंगा ना मैं, क्यों, इसको 0 बनाने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, -3 यहाँ पे रख के देख लो। अगर 0 आ गया तो ठीक है डिवाइड कर देगा, 0 नहीं आया तो वही रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं डिवाइड कर पाएगा। ये तो हो गया रिमाइंडर थ्योरम से पता करना। दूसरा हो गया फैक्टराइजेशन थ्योरम से पता करना, इसलिए मैंने फैक्टराइज थ्योरम लिखा है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको फैक्टराइज कर लूंगा, है ना। मैंने इसलिए पहले से लिख के रखा है कि टाइम वेस्टेज ना हो। तो इसका जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ x + 1 और ये x + 3, हाँ ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ बेटा, इसको डिवाइड तो कर रहा हूँ मैं x, तो ये तो दिख रहा है साफ साफ डिवाइड होने वाला है। क्लियर है मेरी बात। तो मुझे ये बताओ कि ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे ये डिवाइड होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो मैं इसका क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन करूँगा, ठीक है ना। और फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर इसमें का एक फैक्टर और ये बराबर आ गया तो ये डिवाइड होगा सिंपली। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। अब अगर वेरिएबल के फॉर्मेट में अगर यही चीज़ लिख दिया कि भाई इस नंबर को क्या x + a या x + c डिवाइड करेगा या इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप इसका भी तो फैक्टर करेंगे और इसका फैक्टर क्या आएगा बेटा, ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात। तो अब जरा यहाँ पे सोचो कि ये x + 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, -3 रखूंगा ना बेटा, तभी तो ये 0 बनेगा। पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि हाँ इसको ये डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी को तो मैंने ऐसे लिखा है। तो डिवाइड देखो साफ साफ कर रहे हैं, ये इसे कट जाएगा, ये आ जाएगा आंसर।
क्लियर है ना। तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पे -3 रखना पड़ेगा। तो 0 का मल्टीपल क्या होगा 0, तो यहाँ पे भी क्या रखूंगा -3 प्लस 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। ठीक, तो अब मैं करूँगा क्या, मेरा असल टारगेट ये है कि अगर ये नंबर दे दिया है कि भाई इसका जो है फैक्टर है कि नहीं, तो रिमाइंडर थ्योरम से तो मैं x का वैल्यू -3 निकाला, यहाँ पे रख दिया, आ गया। फैक्टर थ्योरम से मैं इसका फैक्टर करूँगा, ठीक है ना, और फैक्टर करके मैंने देखा कि यस ये नंबर जो है इसमें आ रहा है, तो ये पूरा इसको डिवाइड कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी सिंपल। तो अब इसको अलग, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, तो हमने इसको बहुत आसानी से समझ लिया, है ना। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि असल में तो ये फैक्टर वैक्टर आपको करना नहीं है, ठीक है ना, ये तो समझने के लिए था। मैं असल में क्या करना है, देखो ये 3 में आप देखेंगे कि 3 में असल में क्या होता है ये 3 जो आता है ना बेटा, 1 और 3 का मल्टीप्लाई होता है। देखो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो होता क्या है, x का x में मल्टीप्लाई होता है ना, x² आता है, फिर x का 3 में होता है, तो ये देखो 3x आया, x का x में हुआ, x का 3 में हुआ, फिर 1 का x में होता है तो 1x आया, फिर 1 का 3 में होता है मल्टीप्लाई, तो 1 × 3। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इसी फॉर्मेट को क्या मैं देखो यहाँ पे लिखा है ना x + a x + c, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये जो है हमारा x + a है, x + a है, और ये क्या है x + c है, ये जो है। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x a और c का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये देखो यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे a और c का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। जहाँ पे डिग्री 1 है वहाँ पे a और c का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, a और c का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये a और c का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर मुझे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, भाई ये जो है ना किसी 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आया है, राइट है ना। तो मैं अब ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, असल में तो ये समझाने के लिए था आपको। मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात देखो, मैं इसको करूँगा, इसके फैक्टर्स निकालूंगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 1 × 3 या 3 × 1, और कुछ बन रहा है, और अगर कुछ बनता है तो बनाते हैं हम, है ना, और कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तो एक 1 बन रहा है, एक 3 बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, x + 1 और x + 3, ऐसा। वेरी सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। चूंकि सवाल सिंपल है तो जवाब भी, आपका आंसर भी अब इसी को मैं कॉम्प्लेक्स भी कर सकता हूँ, 2 वेरिएबल ला दूंगा, है ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अभी सिंपल से आप जाओ एकदम। x² + 2x + 3 को मैं ऐसा फैक्टराइजेशन करूंगा, नीचे पता चल जा रहा है साफ साफ, लेकिन मुझे ये सब अब नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए बताया था। तो मैं क्या करूंगा, इसी 3 का जो कांस्टेंट टर्म होगा, उसी का जिसका पावर क्या है 0 है, उसी का मैं क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 1 × 3 आ रहा है ना, और तो कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आता है 2 नंबर के मल्टीप्लाई से आता है, वो 2 नंबर क्या होगा, एक 1 होगा, एक 3 होगा, और यही दोनों नंबर बेटा x + 1 और x + 3 ऐसा ही तो बन रहा है। देखो यहाँ पे जो है a और c आ रहा है ना, ये क्लियर है। तो ये असल में इसका जो मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या है, x + a x + c दिख रहा है ना। अच्छा, ये सब आप करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आएगा। तो भाई इसका फैक्टराइजेशन ये आएगा। तो यहाँ पे अगर 3 है ना बेटा, तो ये 3 कैसे आया है, 1 × 3, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे देखो 1 × 3, और यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है। यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू, x तो वेरिएबल है, और यहाँ पे x², ऐसे है, असल में ये ऐसे है, ठीक है ना। तो मैंने इस वाले को सिर्फ देखा और इसका फैक्टर निकाला, और फैक्टर आया 1 और 3। तो मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने कर दिया कि ठीक है, एक हो जाएगा x + 1, देखो यहाँ पे x + 1 और दूसरा x + 2, खत्म कहानी, हो गया, सॉरी x + 3। तो अब मुझे ये देख लेना है कि जो मैं नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या उसके फैक्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। यानी इस 3 के फैक्टर में 1 और 3 आया है। तो एक मेरा बनेगा x + 3, एक बनेगा x + 1, तो नीचे भी x + 3 है, तो ये डिवाइड तो होना ही होना है, बस खत्म कहानी। और अगर किसी ने पूछ दिया कि क्या x + 5 से डिवाइड होगा, तो आप देख लो, फिर से वही कहानी करोगे। इसके फैक्टर में क्या आ रहा है, 1 और 3, इसमें क्या है 5 है, नहीं डिवाइड होने वाला है, खत्म। ये समझ में आया। अच्छा, मैं एक और नंबर लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा एक अलग नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये बहुत ही सिंपल हो गया था। तो मान लो यहाँ पे x + 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे x - 4 लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा अलग नंबर हुआ। x का x से मल्टीप्लाई करूंगा, x² प्लस x का -4 से करूंगा तो क्या हो जाएगा,
ये प्लस कर देता हूँ ना, ताकि माइनस में भी आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये 4x, फिर 6 का x में करेंगे तो 6x, और ये 6 × 4 में करता हूँ ना अलग अलग, ताकि आपको भी समझ में आए। फिर इसी को मैं क्या कर लूँगा, x² प्लस ये बाहर ले लूँगा ना मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4 + 6, और यहाँ पे 6 × 4। ये देखो, अब आप सोचो कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्या x + 2, इसको, इस पॉलिनोमियल को, इसका कुछ तो वैल्यू आएगा ना, कुछ तो वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा, चलो वो भी लिख देता हूँ। तो उसका वैल्यू आएगा ये x² + 10x + 6 चौके 24, यही वैल्यू आएगा ना बेटा। अब मैं बोल दूं कि इसको क्या x + 2 डिवाइड करेगा, यही पता करना है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम नहीं, फैक्टर थ्योरम से पता करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये लास्ट का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? पूरा कहानी समझ में आ रही है ना? क्योंकि देखो हो क्या रहा है, 6 × 4, जो लास्ट का 24 बन रहा है, इसमें से 6 और इसमें से 4 ही तो बन रहा है, और यही तो फैक्टर है बेटा, यही फैक्टर है ना, कि और तो फैक्टर इसमें से नहीं, अब इसमें से और कॉमन चीजें नहीं निकल सकती हैं। तो इसके फैक्टर में क्या क्या आएगा, देखो इसके फैक्टर में बहुत सारी चीजें आएंगी। 1 × 24 या 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 6 12 एंड 24, तो 2 भी है इसका फैक्टर। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि ये डिवाइड करेगा, हालांकि ये डिवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 6 × 4 है तो ये भी दिखना चाहिए आपको, 6 + 4 10 आना चाहिए। जो आप ले रहे हो पेयरिंग है ना, उसका पेयरिंग बनाओगे आप, तो 2 × 12 ये आ रहा है ना आपका। तो 2 और 12 को प्लस माइनस, -12 करोगे +2 करो, या +12 -2 करोगे तो 10 तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -24 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, +24। ठीक है, तो ये पेयरिंग किसमें ये सेटिस्फाई करेगा, वही रूल जो हम फैक्टराइजेशन करने में जो हम करते हैं उसी को तो अप्लाई करना है। तो ये इस पेयर पे आएगा, दोनों अगर प्लस होंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है, प्लस करने पर क्या आ रहा है, 6 और 4 यानी 10 आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिर्फ यही एक फैक्टर x + 4 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर x + 6 होगा। तो ये तो x + 2 है, तो क्या x + 2 डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। कहानी समझ में आई? अच्छा, अब अगर मान लो कि x + 6 ही अगर दे देता तो हाँ ये अब डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 24 तो बहुत सारे पेयर से बनेगा ना, 1 × 24 से भी 24 बनेगा, 2 × 12 से भी 24 बनेगा, 6 × 4 से भी बनेगा, है ना। तो बहुत सारे पेयर का नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 24 बनने वाला है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ठीक है वो तो फिर बन गया, तो फिर तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, x + 2, x + 3, x + 4, x + 6, x + 12, x + 24 सारे फैक्टर होंगे। नहीं, हमें ये देखना है कि ये जो बीच वाला टर्म है क्या उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ने या घटाने पर, अभी जोड़ने पर है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हम ले रहे हैं, तो जोड़ने पर क्या 10 आ रहा है। तो आप देखो 1 और 24 को जोड़ोगे या घटाओगे, क्या 10 आएगा, नहीं। 2 और 12 को जोड़ोगे घटाओगे, नहीं आएगा, है ना। +24 नहीं आएगा। 3 का तो कोई पेन ही नहीं दिख रहा है ना। 6, अच्छा 8 भी है ना, 8 छोड़ रहे थे हम, है ना। तो 3 8 जा 24, तो इसको भी जोड़ने घटाने पर 10 नहीं आ रहा है। 6 और 4 को अगर हम एडिशन कर देंगे तो क्या आ रहा है, बीच वाला टर्म आ रहा है। अब देखो एडिशन ही तो है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, एडिशन ही तो है। और यहाँ पे उसी चीज का क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन है। तो एक 6x4 है, तो कोई भी अगर ऐसा दिया हो तो आप फटाफट देख के तुरंत फैक्टराइजेशन बना सकते हो, है ना। सॉरी, इन नंबर को बना सकते हो। और अगर कोई फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, कोई नंबर दिया है, तो उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के फैक्टराइजेशन भी बना सकते हो। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसी का रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 6 × 4 ये पेयरिंग यहाँ पर तो आ रहा है, क्या यहाँ पर भी आ रहा है इनको जोड़ने पर, हाँ यहाँ भी आ रहा है, तो ये एक फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही सेम चीज यहाँ भी चलेगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, जो क्लास 10th में दिया हुआ है, आपकी क्लास 9th में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इतना ही है हमारे क्लास 9th का, यही टॉपिक्स है, इसके अलावा कोई टॉपिक्स नहीं है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, 1 by 1 क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप बार बार देखोगे। चलो मैं ये भी दे दिया है, चलो ये देखो, ये x + 3 ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है। अब इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा बताओ ना, आपको सिर्फ x + 3 ही होगा। हाँ तो देखो ये चूंकि अब a + y a + x दे दिया है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर देखो, हम इसको मल्टीप्लाई किया मैंने ऐसा, इसका फैक्टर भाई ये फैक्टर के ही फॉर्म में है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा ना, देखो a² a⁻1 a⁻, यहाँ पे क्या है 0 है,
तो अब ये दे दे, ये चीज़ दे दे आपको कि भाई इसको जो है a प्लस एक्स डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, a प्लस वाई डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि भाई फैक्टर निकालूंगा, इस लास्ट टर्म का मैं क्या करूंगा, फैक्टर निकालूंगा। तो x और y का फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर x होगा, एक फैक्टर y होगा। तो अब हमें यही तो चेक करना है कि भाई फैक्टर सिर्फ होने से नहीं, एक जो है आप इसको a प्लस एक्स और a प्लस वाई मान लोगे, नहीं, ऐसे नहीं मानोगे। आपको क्या करना है कि इसका पेयरिंग करके देखो कि इसको मल्टीप्लाई करने पर, हाँ तो ये देखो a प्लस वाई a प्लस एक्स, ये खुद फैक्टर के फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऐसा आएगा, फिर ऐसा आ गया। तो ये देखो a पे पावर 2, a पे पावर 1, a पे पावर 0, बोल सकते हो ना कि 3 0 1 एक्स स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू होगा ना, कांस्टेंट नंबर है, कुछ वैल्यू होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद ये फिर यहाँ पे वेरिएबल कौन बन गया, a बन गया, है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए कब कौन वेरिएबल है, जिस पे पावर होता है वही वेरिएबल होता है इसमें, यहाँ पे पावर, ठीक है। तो अब आते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं जब इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये चीज़ आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो ये चीज़ आएगा। तो अब भाई इसको कौन डिवाइड करेगा, इसका फैक्टर ही तो डिवाइड करेगा ना, इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो अब हमें सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बताओ a प्लस एक्स इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, इसको नीचे वाले को या ऊपर वाला, या जो भी है, ये तो समझ में आ रहा है कि डिवाइड कर देगा। ऐसे दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट टर्म को देखेंगे ना, ये a टर्म है, मतलब देखो हम ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा लिखते हैं ना। तो यहाँ पे a, ये वाला a नहीं है, इस एक्स स्क्वायर को मैंने a बना दिया है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जो लास्ट टर्म है सी टर्म, वो ये वाला है ना। तो भाई हम देखेंगे कि लास्ट टर्म का फैक्टर क्या है। तो फैक्टर एक x बन रहा है और एक y बन रहा है। तो सिर्फ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ हाँ a प्लस एक्स फैक्टर हो गया, नहीं, चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। हालांकि है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कैसे, कि भाई इसका मल्टीप्लाई करके देखिए कि बीच वाला जो टर्म का है, सॉरी मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये आ रहा है, और प्लस माइनस करके देखिए कि क्या ये आ रहा है। अगर दोनों कंडीशन पे फिट बैठ गया तो यस, आप a प्लस एक्स बना लो या a प्लस वाई बना लो, दोनों डिवाइड करने वाले, दोनों फैक्टर बन जाएंगे। तो करके देख लो, x इंटू वाई ये वाला टर्म आ गया, और x प्लस वाई माइनस में नहीं हो रहा है तो प्लस में करके देखो, x प्लस वाई ये बन रहा है ना, यस। तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा a प्लस एक्स, और दूसरा a प्लस वाई भी हमारा फैक्टर बनेगा, और ये कहानी खत्म। हाँ, इसको डिवाइड करेगा। लेकिन अगर ऐसा दे दे कि बताओ a प्लस सी इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा x और y के फैक्टर में क्या जो है c है कि नहीं है। c तो नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो जब c है ही नहीं, अब आपने c जबरदस्ती ले लिया, और मान लो एक और नंबर d ले लिया, और c और d का मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, ये मान लो फैक्ट है कि जरूरी इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। c और d का मल्टीप्लाई करने पर भी आ सकता है, लेकिन क्या c और d को जोड़ने पर ये आएगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो ये फैक्टर, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि फिर x प्लस बी या x प्लस सी इसका फैक्टर है। नो, ये फैक्टर नहीं है, बट x प्लस ए या a प्लस एक्स या a प्लस वाई, ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, यस, ये फैक्टर है। और यहाँ पे x नहीं लूँगा, सॉरी, a प्लस डी और a प्लस सी ये फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है इसके बराबर आ जाए। जैसे आपको देखोगे 12 जो है 3 इंटू 4 भी होता है, और 1 इंटू 12 भी होता है, 2 इंटू 6 भी होता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे दोनों को जोड़ के 7 लाना है फैक्टर को, तो सिर्फ यही वाले को जोड़ के आप 7 लाएंगे, इसको नहीं आ सकता है ना। वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेगा। तो दोनों कंडीशन चेक करेंगे हम, जिस पे फिट बैठ गया यस वो फैक्टर बनेगा, और उसमें क्या कर देना है, x क्लियर हो गया तो a प्लस एक्स यानी ये वाला टर्म, ये जो वेरिएबल टर्म है, प्लस करके फैक्टर बना देंगे। फैक्टर बन गया तो यस डिवाइड करेगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में समझी है ना। अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप इस कंसेप्ट को बार बार देखिए ना, बहुत ही टफ कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको क्लिक कर गया ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, शुक्रिया।